हाँ जी बच्चे, वेलकम टू सिविल स्टैट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ है मेडिकल का, उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसका जो भी सारी की सारी शिफ्ट का हम लोगों ने एक डिटेल्ड एनालिसिस करा है। तो वहां से हमें क्या चीज समझ में आई है, कहाँ कौन से टॉपिक्स थे जिनको ज्यादा टारगेट करा गया, किस तरह के क्वेश्चंस थे जो वो पूछे गए, उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी क्योंकि उनका भी पेपर अप्रोचिंग है, तो उनके लिए ये काफी हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से टॉपिक थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस चीज को ज्यादा टारगेट करना चाहिए किसको नहीं। तो जितनी भी शिफ्ट थी, सारी शिफ्ट 3 दिन में जितने पेपर हुए उन सबका प्रॉपर एनालिसिस है यहाँ पे। सो देखिए बच्चे, जैसे हम अनिशली शुरू में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, राइट, उसमें जो भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग आ जाएंगे लाइक लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके, एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यहां से है जो वो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का रिएक्शन, एर्नियस इक्वेशन में जो ये लॉग वाला क्वेश्चन है, ये मतलब ये वाली इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी वाला जो पोर्शन है वो पूछा गया है, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, मतलब ये गिब्स वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली अगर आपकी 8 शिफ्ट थी तो 8 में से 5 शिफ्ट में तो ये कम से कम पूछी गई है, राइट। स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, आइसोलेटेड सिस्टम है जो डेल्टा यू इक्वल टू 0, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह का जो है आपको यहाँ पे काफी देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी थी कि जो कुछ कुछ शिफ्ट्स में तो इसके बारे में बात नहीं हुई, लेकिन जिन जिन शिफ्ट्स में इसके बारे में बात हुई है वहां पे आपको गैल्वेनिक सेल्स, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब सेल्स के बारे में पूछ लिया गया है। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन है जो ऑफ कोर्स यहाँ से न्यूमेरिकल ही आया होगा वहां से, और मोलर कंडक्टिविटी जो उनके यूनिट्स है पीछे, ठीक है, जो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, या फिर क्रॉस लॉ के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी वगैरह की बात करते थे, उन सारे पोर्शंस में से यूनिट्स और उनके फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन में वही मोलालिटी, रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ के ऊपर ना यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो वो पूछे गए हैं। ओके, वॉट ऑफ फैक्टर में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में उसने पूछा हुआ है कि आई की वैल्यू किन दोनों के लिए सेम होगी, वही यूरिया ग्लूकोज वाली एग्जांपल जो हम लोग क्लास में भी काफी बार करते हैं, उस तरह के एग्जांपल्स उसने पूछे, मतलब कोई कोर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे लेकिन बेसिक पूछा गया है। ठीक है, पर पूछा ज्यादा बेसिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस हैं जो उनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करा गया है, या फिर न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं फिजिकल में से, इस तरह से बात हुई है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े जी, आगे आ जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, जिसका काफी ज्यादा दबदबा रहा है, ठीक है, पेपर में। उसमें बच्चे पीरियोडिक ट्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास बात आ गई है यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स की। जब हम लोग ट्रेंड्स को देख रहे हैं ना, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनका एक तो हो गया ट्रेंड, ट्रेंड भी पूछा गया कुछ पेपर्स में, लेकिन कुछ पेपर्स में ना जैसे क्वेश्चन अलग तरह से, जैसे कैटायन है जो उसका जो साइज है वो छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, राइट। अगर उसका साइज छोटा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, उसमें ऑप्शंस में था उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से मतलब आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए कि कोई चीज है उसके बेसिक्स क्या है, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जो ट्रेंड्स हैं बेसिक वो तो पूछे गए ही हैं। उसके बाद एस ब्लॉक में से वही आयनाइजेशन एनर्जी, हाई रिएक्टिविटी, बेसिक ऑक्साइड्स वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो वहां से पूछे गए हैं। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो यहां से पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक में से, वो उसमें से 90% पार्ट है जो हमें बच्चे वो स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछा गया है। ओके, इससे आगे देखें तो हम लोग बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में से यहां से क्वेश्चन, जैसे PCl5 की हाइड्रोलाइसिस करने पे कुछ क्या मिल रहा है, या बैक बॉन्डिंग है जैसे BF3 वगैरह, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के, या मतलब इनमें से बैक बॉन्डिंग कौन दिखाता है,
तो बच्चों ने जैसे बताया कि BF3 वाला ऑप्शन था, इस तरह का कुछ, राइट। या फिर अगर आप लोग बात करो कि P ब्लॉक में से PCl5 हाइड्रोलिसिस वगैरह है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था आगे से। तो इस तरह का कंटेंट है जो यहाँ से पूछा गया है। फिर D ब्लॉक है जो CFSC एनर्जी के बेसिस पे, मतलब CFSC एनर्जी वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, उसको कलर के साथ रिलेट करके DD ट्रांजिशन के बेसिस पे पूछा गया। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो D ब्लॉक में से पूछा गया है। F ब्लॉक में से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, या कुछ पेपर में से F ब्लॉक का जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका क्वेश्चन भी देखा गया है। और यहाँ से मतलब कुछ कुछ शिफ्ट्स तो ऐसी थी जहां पे इनमें से भी स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ से आपको बेसिक क्वेश्चंस भी कलर वगैरह के बेसिस पे भी जो नॉर्मल हैं वो भी पूछे गए हैं साथ में। फिर आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड वर्नर थ्योरी के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। सो यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाले जो टॉपिक्स है इनको टारगेट करा गया है। तो अभी तक अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ये समझ में आया है कि मोस्टली सारे टॉपिक थे जो हमारे फिजिकल के, और मोस्टली सारे टॉपिक जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे वो टारगेट हो गए हैं। और उनमें से जो चीजें पूछी गई हैं यहाँ पे मैंने वो बताई हैं कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो पूछे गए हैं। इसके बाद अगर बच्चे हम थोड़ा सा आगे बढ़े जी, तो देखिए हमारे पास है मेन आ गया यस VSEPR थ्योरी। ओके, VSEPR थ्योरी था। VSEPR थ्योरी में से अलग अलग शेप्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एक पेपर में SF6 आया था, एक पेपर में CLF3 आया हुआ था, तो SF6 हो गया, CLF3 हो गया, कुछ और भी बच्चों ने बताए थे। तो इस तरह से उनकी जो लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल किस तरह की उनकी शेप है उसके ऊपर पूछा गया है। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये हर एक शिफ्ट में इसके 1 और 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक कम से कम 2 तो नहीं तो 2 ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में 2। और क्वेश्चंस किसके बेसिस पे थे? एक तो आपको ये जो हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाला न्यूमेरिकल जो होता है कि वो आधा ये उसमें कन्वर्ट हो गया, T हाफ इतना है और कितने किस में अगर आपको इतना करना हो तो वो कितने टाइम में होएगा, इन दैट वे, राइट। हाफ लाइफ वाला जो है वो न्यूमेरिकल, रेडियो एक्टिविटी का भी वो काइनेटिक्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे। अल्फा एंड गामा डिके, जो अल्फा बीटा गामा वो वाली डिकेज थी, उनमें क्या चीज होती है, उनके बेसिक क्वेश्चन, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट वाला, या क्या चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या उनमें क्या होता है, आइसोमर्स होता है, आइसोडाइपर्स होता है, क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। न्यूक्लियर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, और मैं ये डिमांड करती हूँ कि नॉन मेड का जो स्टूडेंट है जिसने इसके बेसिस पे अब आगे प्रेपरेशन अभी देखनी है, उसको ये पता है कि उसके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ी है, इधर भी पढ़ी है, तो 2 जगह पे वो काम आ सकती है, तो इसको देखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बच्चे, एक तो इसमें ये आया हुआ था हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री वाला। जैसे ये बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये भाई हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह की है, जैसे मान लो कुछ भी दे दिया उसने, मान लो कुछ भी, CH2, इसमें से किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली इस तरह से, ठीक है। फिर एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल वगैरह पूछा हुआ है बेंजीन का, ठीक है। जो हमारे ये वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, जैसे फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, एक तो कुछ शिफ्ट्स के बीच में इनके ऊपर क्वेश्चन आया है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा रहे हैं तो वो किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल क्लियरली हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ था कि थर्ड कार्बन पे कब अटैक करेगा, सेकंड कार्बन पे क्या करेगा। एक तो वो ये सिंपली पूछ रहा है, ठीक है। पूछ क्यों की रहा है? स्टेटमेंट बेस्ड के हिसाब से। एक इनका IUPAC नेम आ रहा है, ठीक है, जैसे फ्यूरान के सेकंड पोजीशन के ऊपर OH लगा दिया और फोर्थ पोजीशन के ऊपर मिथाइल लगा दिया, तो उसका नेमिंग क्या बनेगा, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी जो IUPAC नेम्स हैं, राइट, और यहाँ इस तरह की नेमिंग है। नेमिंग के ऊपर बेसिकली आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी हम लोग, हमारे यूट्यूब चल रहे हैं तो वो तो चलेंगे उधर, तो मैं कराऊंगी प्रैक्टिस। एक हमें नेमिंग पूछा जा रहा है बच्चे, दूसरी चीज है वही कि किस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस तरह का कुछ आ रहा है यहाँ से, ओके। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो हमारी, ठीक है, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन,
एक एक पेपर में था वही सिंपली कि नाइट्रेशन हो रही है जब, तो उसमें से एज अ इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव जैसे, है ना। और यहां से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है जो वो पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड डायरेक्ट नहीं आ रहा, सारा स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा टाइम लगाए वहां पे उसको करने में। तो यहां से जो ये तो बहुत किसी चीज का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, जैसे इंटरमीडिएट ही पूछा है एक तरह का ना कि NO2 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं जितने पूछे गए हैं, ठीक है। और SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, SN रिएक्शंस है जो वो इंपॉर्टेंट रही है, उसमें वो भी पूछा गया है उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर उनका इंटरमीडिएट क्या बनना चाहिए, जैसे कार्बोकेटाइन बन रहा है या एक पेपर के बीच में SN1 एंड SN2 के ऊपर मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि SN1 ये दिखाता है तो SN2 ये दिखाता है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट उनमें से करेक्ट है, इस तरह का, राइट। SN2 का जैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री। फिर उसके बाद बच्चे आइसोमर्स वाला पार्ट है ना, जो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म्स ने फिर से अपना एक बड़ा वहां पे अपना एक रोल दिखाया है। तो आइसोमेरिज्म्स को जब हम देखेंगे तो वहां पे उनका किस तरह के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल स्पेशली जो ये एनेंटियोमर रेस्मिक मिक्सचर्स वगैरह वाले हैं, इनमें से ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा है। ऑप्टिकल आइसोमर अगर होता है तो उसकी मेन कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड शुड बी कायरल, कायरलिटी होनी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो वो यहाँ से पूछे गए हैं, आइसोमर्स पूछे गए हैं हर एक पेपर में, इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ कार्बोनल कंपाउंड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन करनी है, कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है, उनके लिए रिएजेंट क्या बनेगा, या उनके लिए रिएजेंट से ज्यादा ये पूछा गया है कि अगर आप किसी कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो तो उससे क्या मिलने वाला है, किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो उससे क्या मिल सकता है, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर्स, बच्चे देखो जैसे पॉलीमर्स वाला पार्ट अब ऐसा चैप्टर हो गया जिसको आप लोग कर ही लो अच्छे से, क्योंकि पॉलीमर में से एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर के बेसिस पे पहली ही शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर्स का लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन से होते हैं, ये आपको उनके मोनोमर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, राइट। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट आता है, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या है, उसमें जो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाला पार्ट है वो, ठीक है। काम क्या है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्ट्रेचिंग एंड। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है, तो वहां पे ऑप्शन में CdCl3 था, हम लोगों ने क्लास में भी ये सॉल्वेंट करा हुआ है वही, ठीक है। N+1 रूल के अकॉर्डिंग सिग्नल्स फाइंड करने का भी यहाँ से आपको आ सकता है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं IR, NMR एंड यूवी में से एक हमारा वुडवर्ड फिशर रूल कह रहा है, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी क्वेश्चंस आएंगे, बट स्टिल वहां से आ गया है। तो उसको आपने कैसे टारगेट करना है, मतलब जो क्वेश्चन आए हैं मैंने बच्चों से पता करा है वहां से कैसे आए हैं। मान लो कोई भी वो आपको एक डाईईन दे देगा, राइट, वो कहेगा अगर उस डाईईन के साथ 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है, तो पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का कितना होता है, डाईईन का कितना होता है, उन दोनों को मिला के लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर्स बेस्ड तो चीजें पूछ नहीं रहा ना, पूछ किसके बेसिस पे रहा है, पूछ रहा है वो मेनली यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस पे। तो वो स्टेटमेंट लिखना पसंद कर रहा है कि भाई ये एक कोई डाईईन है मान लो, ठीक है, जैसे वो कह देगा कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, उसके साथ 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, राइट, इन दैट वे, उसके साथ कोई हैलोजन लगा या ये लगा है, तो वो जो डाटा वाला चार्ट है वो आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए ये है, तो उसके बेसिस पे आप सीधा आंसर कर सकते हो। तो वो जो 2 चार्ट्स हैं, एक डाईईन्स का, एक अनसेचुरेशन कार्बोनल कंपाउंड्स का, उनका जो डाटा है अगर आप याद रख लोगे तो आप वहां पे इजिली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़िए, सरफेस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर ना किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चंस भी दिखने को मिले हैं, और क्वेश्चंस भी जैसे एब्जॉर्प्शन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीमियोसॉर्प्शन एंड फिजियोसॉर्प्शन, इसकी सीधी सीधी प्रॉपर्टीज के ऊपर, लाइक इनमें से रिवर्सिबल कौन है, इरिवर्सिबल कौन है, राइट, और इनमें से मोनोलेयर्ड कौन होता है, मल्टी लेयर कौन होता है, सीधे सीधे सवाल है जो यहाँ से वो पूछने को मतलब देखे गए हैं, वो पूछे गए हैं वहां से, ठीक है। सो ये सरफेस केमिस्ट्री है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वो कौन सा मेटल, जैसे क्लोरोफिल में कौन है, जैसे आप लगा लो कि
हीमोग्लोबिन में कौन है, बट ऐसा सीधा भी नहीं पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी कई बार पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +3 है, इस तरह से। सो यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, सरफेस और बायो इनऑर्गेनिक का दोनों को मिला के मेनली तीन तीन क्वेश्चन, तीन तीन मतलब सरफेस के दो, एक बायो इनऑर्गेनिक का तो एक ही रहा है, सरफेस के कभी दो कभी तीन क्वेश्चन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे हम लोग, है ना, मतलब एक आइडिया ही है कि हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। कैटालिसिस के ऊपर, जैसे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट का काम क्या है, राइट, एंजाइम्स का, बायो कैटालिस्ट, हाँ ये एंजाइम्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मेरे को किसी बच्चे ने बताया कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उसकी स्पेसिफिसिटी, पीएच एंड टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम्स को लेके करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, इस तरह का। बायो इनऑर्गेनिक में से जैसे मैग्नीशियम का और आयरन का हीमोग्लोबिन में, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है जितना मेरे को डाटा मिला है। इसके अलावा बाकी कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जहां पे बच्चा सिर्फ ये बताता है कि एक क्वेश्चन आया था, कई बार रिपीट भी होती हैं चीजें कि आयरन के बारे में ही पूछा गया होगा, ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम लोग रखेंगे याद। इसके बाद आगे देखते हैं जी, देखो, ठीक है, अब देखो द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम एरियाज, NMR IR, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाफ लाइफ प्रॉब्लम, SN1 SN2, CFSC और उसके कलर्स, ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी, वॉन्ट हॉफ फैक्टर और बायो इनऑर्गेनिक, ये हमारा जो मोस्ट रिपीटेड पोर्शन था वो था। अब यहाँ पे बात क्या है, मेन बात ये है कि सबसे पहले तो अपनी एनसीईआरटी नहीं भूलनी है, ठीक है, अपना कोर जो एनसीईआरटी है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक्स याद हैं, दैट मीन्स आप वहां पे काम कर पाओगे अच्छा, ठीक है। वैसे तो हमें बच्चा पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं, लाइक 40 क्वेश्चंस आए हैं या 35 भी आए हैं या 30 आए हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई आइडिया ही नहीं लग रहा था। बट स्टिल अगर हम लोग देखें तो हमारा 80% जो पेपर था, 80 to 85% पेपर वो हमारा 11th 12th से ही उसने पूछा है। मैं ओवरऑल एनालिसिस कर रही हूँ, किसी पेपर में 90% भी, किसी शिफ्ट में उसने 11th 12th पूछा है, किसी में 75 भी पूछा होगा, ठीक है। सो 80 to 85%, बाकी जो 15% है वो हमारा थोड़ा ग्रेजुएशन को पूछा है, क्योंकि वहां पे भी बेसिक्स ऑफ ग्रेजुएशन, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे, किसी शिफ्ट में 2 हैं, किसी में 1 है, 3 है, बायो इनऑर्गेनिक उसने पूछा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो पूछ रहा है, राइट, और उसके अलावा वो जो आपका मेन जैसे वो स्टीरियो केमिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे एक में से पूछा गया कि अगर कोई सिस ब्यूटीन है उसकी रिएक्शन करी जाएगी तो क्या बनेगा, मीजो बनेगा या कुछ बनेगा, तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, या हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसको तो हम लोग ग्रेजुएशन में ही काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह का मेन सिनेरियो है। अभी जो नॉन मेडिकल का बच्चा है, और एक मेन चीज, आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का स्टेटमेंट बेस्ड चीज ही होगी, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है, तो असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो अभी जो हमारी अपकमिंग क्लासेस रहने वाली है इस वीक और कमिंग वीक में, जो मैराथन्स रहने वाले हैं, उसमें हम लोग मेनली जैसा एनालिसिस मिला है उसके बेसिस पे मैं ज्यादा टारगेट करूंगी कि एक तो आपको बेसिक्स हैं जो वो सिखाए जाए, एक स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा काम करा जाए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन थे, ठीक है, जो उनको देखने में मिले हैं, या कोई और टॉपिक स्पेसिफिक जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाई, वो आप कमेंट्स में रख सकते हो, मेडिकल वाले बच्चे, ठीक है। तो अगर मेरे को लगता है कि आपके 35 क्वेश्चंस भी आए हैं, तो जिसने 35 में से 20 to 22 क्वेश्चंस भी बेसिकली करेक्ट करे हैं, वो तो मेरे को लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर गया। क्योंकि बात ये नहीं है कि क्वेश्चंस इतने को क्योंकि बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को जिनको बच्चा वहां पे पेपर लेंदी होने की वजह से, टाइम क्या इशू होने की वजह से उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाया। तो हम लोग मेनली अभी ऐसे टारगेट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जैसे 2, 3 और 4 इतने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही रही हैं पेपर्स में ऑन एंड एवरेज, ओके। तो उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ थोड़ा, मतलब एक बेसिक्स न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देते हुए, और बाकी जो है स्टेटमेंट बेस और असर्शन रीजंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट्स में रख सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।